बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होता है। ये एक स्टेटमेंट होती है कि एज ऑन पर्टिकुलर डेट कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स है और क्या क्या लायबिलिटीज है। आपने वो दीवार मूवी देखी है? नहीं देखी होगी तो डायलॉग तो सुना होगा अमिताभ बच्चन जी का, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कैश है, एक्सेट्रा। वहां पे अमिताभ बच्चन जी क्या बता रहे हैं? अपना एसेट साइड बता रहे हैं बैलेंस शीट में कि भाई मेरे पास इतना कैश है, इतनी गाड़ी है, इतना बंगला है, एक्सेट्रा। तो बैलेंस शीट क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होती है जो पर्टिकुलर डेट पे बताती है। इट इज एज ऑन 31 मार्च, सपोज करो 2025, तो 31 मार्च 2025 को क्या क्या पोजीशंस है, कितनी लायबिलिटीज है, कितना एसेट है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड लायबिलिटी और राइट साइड क्या होते हैं, मेरे एसेट्स होते हैं। अब ये लायबिलिटीज क्या, एसेट्स क्या, मैं आपको सब बताऊंगा, पर पहले अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। रिलायबल पेन लिमिटेड की ये बैलेंस शीट है। एज ऑन 31 मार्च 2024, उस पर्टिकुलर दिन पे उसके पास क्या क्या था? उसके पास लैंड था 5,50,000 का, बिल्डिंग था, फर्नीचर था, व्हीकल था, इन्वेस्टमेंट था, स्टॉक था, कैश था, बैंक था, डेटर था। तो ये सब क्या है? उसके एसेट्स है, 10 लाख रुपए के एसेट्स है। और यहां पे उसकी लायबिलिटीज भी है। यस, एक कंपनी की, हर एक कंपनी की लायबिलिटीज भी होती है। लायबिलिटी मतलब कितना उसको लोगों को पे करना है। तो कंपनी को किसी को सैलरी पे करनी है, किसी को सामान का पे करना है, कंपनी ने लोन ले रखा है 5 लाख का, तो उसको भी उसको पे करना है। और यहां पे कंपनी को अपने मालिक को 2 लाख रुपए देने हैं। तो यहां पे आपका क्या हुआ? ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड एसेट। और हमेशा ध्यान रखना, एसेट और जो लायबिलिटीज का होता है, जो टोटल होता है, वो हमेशा सेम होगा। जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये हमेशा सेम क्यों होगा, मैं आपको एग्जाम समझाऊंगा। तो बैलेंस शीट क्या होता है? इट टेल कंपनी के पास क्या क्या संपत्ति, जिसको मैं एसेट बोलता हूं, एंड क्या क्या उसके पास किस किस को उसको पैसे देने हैं। तो बैलेंस शीट क्या बताता है? एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी है। ओके सर, समझ में आ गया। सर ये एसेट्स क्या होता है ये भी बता दो ना। एसेट्स, देखो मैं आपको बताता हूं एसेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति मतलब उसके पास क्या क्या है। तो अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं, एनीथिंग विच इज द पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द अदर इज कॉल्ड द एसेट। जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है, या मेरे पास कोई पैसा है, या मेरे नाम पे कोई संपत्ति है, वो क्या है? मेरा एसेट है। जैसे कि लैपटॉप है, मेरे नाम पे बिल्डिंग है, मेरे नाम पे लैंड है, मशीन है, फर्नीचर है, वो सब क्या है? मेरा एसेट होता है। अच्छा, मैंने एक राहुल, एक पर्सन है, मैंने उसको 2 लाख रुपए दिए थे 2 साल पहले, अभी तक उसने लौटाए नहीं, बट वो भी मेरा एसेट है। क्यों? मुझे राहुल से 2 लाख रुपए लेने हैं, तो वो क्या हो गया? मेरा एसेट हो गया। तो एसेट क्या होता है? जो मेरी प्रॉपर्टीज है, या जो मेरे छोटे मोटे एसेट्स है, जैसे लैपटॉप हो गया, फर्नीचर हो गया, एक्सेट्रा, वो सब क्या है? मेरा एसेट्स है। प्लस मुझे किसी से पैसे लेने हैं, वो भी मेरा एसेट है। अब आप बोलोगे कि सर ये लैपटॉप एसेट है। हाँ एसेट है, मैं बोलता हूं लैपटॉप तो एसेट है। मैंने एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, वो मेरा एसेट है। पर मैं एक रेस्टोरेंट गया और वहां पे मैंने लोगों को बड़ी सी पार्टी दी और मेरा 1 लाख रुपए खर्चा हो गया। अब मुझे बात बताओ, क्या वो भी मेरा एसेट है क्या? भाई मैं तो एक मैंने बड़ी सी पार्टी कर ली, वहां पे 1 लाख रुपए खर्च कर लिया, वो और लैपटॉप भी 1 लाख रुपए का लिया, तो मैं अपनी बुक्स में लैपटॉप एसेट क्यों दिखा रहा हूं? वो जो रेस्टोरेंट का जो खर्चा है वो मैं एसेट क्यों नहीं दिखा रहा हूं? द रीजन सिंपल है। देखो, जो भी मेरे पास चीज है, अगर उसकी कोई रीसेल वैल्यू है, या मैं उसको फ्यूचर में बेच सकता हूं, या उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो वो मेरा एसेट क्लासिफाई होगा। तो यहां पे रेस्टोरेंट में मैं 1 लाख रुपए गया, खत्म, मेरा गया खत्म। उससे मैं कुछ बेच तो नहीं सकता हूं, खाना वाना खा के आ गया, पार्टी दे दी, खत्म। मेरे पास कुछ सामान तो नहीं आया। मैंने लैपटॉप खरीदा, उसको मैं फ्यूचर में बेच सकता हूं, 1 साल से उसकी ज्यादा लाइफ है, उसको मैं आराम से रीसेल कर सकता हूं 70-80,000 में, तो वो क्या हो गया? मेरा एसेट हो गया। तो ध्यान रखना, जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, मैंने किसी को सैलरी दी
सैलरी दी, खत्म, वो मेरा एसेट नहीं है। मैंने कोई खर्चा किया रेस्टोरेंट में, मैं फ्लाइट में गया खर्चा किया, वो मेरा एसेट कतई नहीं है। मैंने लैपटॉप खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, वो क्या है, वो मेरा एसेट्स होते हैं। क्लियर है? तो एनीथिंग विच एनेबल द फर्म टू गेट द कैश और इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर, वो मेरा क्या कहलाएगा, मेरा एसेट कहलाएगा। जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब मेरे 1 साल से ज्यादा की वैल्यू है। कैश बैलेंस, बैंक में जो पैसा पड़ा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। डेटर क्या होता है, मुझे जब किसी से पैसा लेना होता है तो वो क्या कहलाता है, डेटर कहलाता है। तो आपने देखा होगा बैलेंस शीट में, अगर मैं एक कंपनी की बात करूं तो यहां पे अगर मैं कंपनी की बात करूं, कहां गया कंपनी की, यहां पे रिलायबल पेन लिमिटेड की बात करूं तो एज ऑन 31 मार्च 2024 उसके पास लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब उसके पास उसके नाम पे है। मतलब ये इस पे जो हक है, बिल्डिंग पे जो हक है, वो रिलायबल पेन लिमिटेड का है। व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, स्टॉक, कैश, बैंक, डेटर मतलब अगर मुझे किसी से कोई पैसा लेना होता है रिगार्डिंग द सामान जो मैं बेचता हूं तो वो मेरा क्या कहलाता है, डेटर कहलाता है। क्लियर है आपको? तो एसेट का क्लियर हुआ। व्हाट इज द एसेट्स? ओ समझ में आ गया सर ये लायबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटीज, देखो लाइबिलिटीज होती है देनदारी। अगर मुझे किसी को कुछ पे करना है तो वो मेरी क्या है, लाइबिलिटी होती है। तो यहां पे लाइबिलिटी मीन द अमाउंट ओड पेबल बाय द बिजनेस टू अदर। तो सपोज करो अगर मान लो मैंने एक बैंक से लोन लिया 2 लाख का, तो भाई साहब वो 2 लाख रुपए बैंक ने मुझे दे दिया, कैश मेरे पास आ गया, वो मेरा एसेट बन गया। बट वो 2 लाख रुपए मेरे नहीं है, वो मुझे अल्टीमेटली फ्यूचर मुझे अपनी बैंक को वापस देने हैं। तो यहां पे वो जो 2 लाख रुपए है जो मैंने किसी से उधार लिया है, लोन लिया है, वो मेरी लायबिलिटी है। मेरा एक पर्सन है, उसकी सैलरी है 5 लाख रुपए। कितनी सैलरी है? 5 लाख रुपए। मैंने उसको सिर्फ 4 लाख रुपए दिए। तो यहां पे मेरे को सैलरी 5 लाख रुपए, मैंने 4 लाख दिए, तो जो 1 लाख रुपए है वो क्या हो गई, मेरी लायबिलिटी हो गई। अल्टीमेटली मुझे उसको 1 लाख रुपए तो पे करने ही है, तो वो क्या हो गई, लायबिलिटी। देनदारी होती है, तो जैसे क्रेडिटर हो गया, जो मैं सामान खरीदता हूं उसका मुझे पैसा देना है, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब क्या होते हैं, लायबिलिटी होती है। तो अगर मैं रिलायबल पेन लिमिटेड की बात करूं, 1 मिनट, रिलायबल पेन लिमिटेड की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हो कि उसकी लायबिलिटीज क्या है। उसकी लायबिलिटीज है अमित को इतना देना है, लॉन्ग टर्म लोन इतना है, क्रेडिटर्स इतना है, सैलरी आउटस्टैंडिंग इतना है। अब आप बोलोगे सर यहां तो 2 लायबिलिटीज है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये 2 अलग अलग क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो क्या होता है, हर कंपनी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मालिक होता है और दूसरे बाकी सब मालिक। तो अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो सपोज करो इट इज ओन 100% में मुकेश अंबानी जी। तो रिलायंस एक तो इनका मालिक है मुकेश अंबानी जी और एक है बाकी लोग। तो अगर रिलायंस लिमिटेड को कुछ भी पे करना है, अपने मालिक को पे करना है, ओनर को पे करना है, तो वो मैं कहलाऊंगा इंटरनल लायबिलिटी, जो ओनर कैपिटल होता है, इक्विटी बोलता हूं, जो मुझे अपने मालिक को पे करना है। और अगर मालिक के अलावा किसी को पे करना है तो वो उसको मैं कहलाऊंगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर है? अभी अपन ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज इंटरनल, व्हाट इज एक्सटर्नल। तो देखो यहां पे है ओनर, लायबिलिटी टुवर्ड द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द इंटरनल लायबिलिटी, जिसको मैं कैपिटल भी बोलता हूं। तो अगर सपोज करो मिस्टर राहुल ने 4 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, मिस्टर राहुल ने 4 लाख बिजनेस में लगाया और एक बिजनेस खड़ा किया, तो बिजनेस के एंगल पे सोचो, मुझे 4 लाख रुपए इस बंदे राहुल ने दिए। राहुल ने क्यों दिए? क्योंकि ये इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, ये बिजनेस का मालिक है। अब मैं बिजनेस जो भी मेरा बिजनेस का फायदा होगा वो राहुल का फायदा, जो भी नुकसान होगा वो राहुल का। तो यहां पे मेरे लिए एक तरह से लायबिलिटी हो गई कि मुझे 4 लाख रुपए राहुल ने दिए, तो मुझे वापस 4 लाख रुपए राहुल को वापस देने हैं। तो ये क्या हो जाती है, मेरी लायबिलिटी हो जाती है। तो जो भी मुझे पैसे किसी को वापस देने होते हैं तो वो मेरी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। क्लियर है? तो ये मेरा ओनर है, ये मेरा क्या है, ये अरे भैया ये मेरा ओनर है, ही इज नॉट द आउटसाइडर। ये ओनर कैसे मालूम चलेगा ओनर है या नहीं है? एग्जांपल बताता हूं, रिलायबल पेन लिमिटेड, अगर ये जो कंपनी का नाम है रिलायबल पेन लिमिटेड, ठीक है ना। उसको 4 लाख मिस्टर राहुल ने दिए और 3 लाख बैंक का लोन दिया।
4 लाख राहुल ने दिए और 3 लाख उसने बैंक से लोन लिया। अब मुझे बात बताओ, रिलायबल पेन लिमिटेड ने 7 लाख रुपए लिए, तो भैया 7 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए उसने मालिक ने दिए। अब रिलायबल पेन लिमिटेड को कल फायदा होता है, सपोज करो 10 लाख का, तो वो 10 लाख का फायदा किसका? वो फायदा राहुल का फायदा। तो जो भी रिलायबल पेन लिमिटेड का फायदा होगा वो किसको जाएगा? राहुल को। जो भी नुकसान होगा राहुल को। बैंक को कुछ नहीं मिलेगा, बैंक को तो सिर्फ वापस लोन मिलेगा। कल इस बिजनेस को फायदा होता है 1 करोड़ का पूरा फायदा राहुल को। बैंक को क्या मिलेगा? सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पे आप ध्यान रखना, अगर जो पर्सन जिसका फायदा नुकसान होता है वो मेरा मालिक होता है, वो मेरा ओनर होता है, बाकी सबको जो मुझे पे करने होते हैं वो मेरे एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, इंटरनल लायबिलिटी में नहीं आएगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में क्लियर है। इंटरनल जो मेरा मालिक होता है, जो मुझे मालिक को पे करना है, अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो मुकेश अंबानी जी को जो पे करना है वो मेरा इंटरनल लायबिलिटी है। उसके अलावा रिलायंस अगर कोई चीज खरीदती है, कोई चीज खरीदती है और उसका उसने पैसा अभी नहीं दिया, तो वो उसके लिए एक्सटर्नल है, बिकॉज वो मालिक को पैसा नहीं देना, वो किसी और को देना है। तो ये हो जाती है मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ध्यान रखना, एक मेरा एसेट होता है और एक मेरा लायबिलिटीज होता है। अपन बाद में डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट बनती कैसे, मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, सो दैट आपका ये जो कंसेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। क्लियर है? गॉट इट सर। बस ये अकाउंट क्या होता है? अकाउंट, चलो ये भी बता देता हूं आपको। देखो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और एन आइटम। अकाउंट बेसिकली बताता क्या है, मैं आपको बताता हूं सिंपल। अगर मैं आपको भाषा में बताऊं, जैसे ये व्हीकल अकाउंट है, अपन अभी सब डिस्कस करेंगे बनता कैसे है, वो लेजर के अंदर आएगा, पर अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं अकाउंट होता क्या है। तो अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड। लेफ्ट साइड को मैं बोलता हूं डेबिट और राइट साइड को मैं क्या बोलता हूं? क्रेडिट। अभी ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है आपको सब समझाऊंगा। तो यहां पे व्हीकल अकाउंट है, तो ये लेफ्ट साइड क्या बता रहा है, राइट साइड क्या बता रहा है? देखो ये व्हीकल अकाउंट के अंदर लेफ्ट साइड जो डेबिट के अंदर है वो बता रहा है कि मेरा कितना मैंने पूरे साल में व्हीकल 50,000 का खरीदा, 30,000 खरीदा। कब खरीदा? 15 जुलाई को खरीदा, 24 सितंबर को खरीदा। तो ये क्या बताता है? अकाउंट एक पर्टिकुलर जो हेडिंग होती है उसका बताता है पूरे साल में उसकी क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है। तो यहाँ पे व्हीकल अकाउंट जो मैंने बनाया, तो व्हीकल अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन हुई है 50,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, तो ये क्या बताता है मुझे कि पूरे साल में मैंने कब कब कौन सा अकाउंट खरीदा, मैंने क्या क्या सामान खरीदा और कौन कौन सी डेट पे खरीदा। तो यहाँ पे ये सिर्फ व्हीकल की एंट्री रिकॉर्ड करेगा। अगर सपोज करो मैंने फर्नीचर लिया तो फर्नीचर का अलग अकाउंट बनेगा, मशीनरी का अलग अकाउंट बनेगा, कैश का अलग अकाउंट बनेगा, बैंक का अलग अकाउंट बनेगा, सैलरी का अलग अकाउंट बनेगा। जितने भी मेरे अकाउंट बनते हैं दुनिया भर में, उन सब के मेरे अलग अलग अकाउंट बनेंगे। 2 अकाउंट कंबाइन नहीं करते, हर के अकाउंट अलग बनेंगे। तो यहां पे व्हीकल अकाउंट बताता है और फिर ये बताता है कि ये इसका बैलेंस कितना है। तो व्हीकल अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 80,000 रुपीज। तो यहां पे 50 + 30 80,000 रुपीज, और 80,000 रुपीज क्या है मेरा एज ऑन पर्टिकुलर डे 31 मार्च 2022 को मेरे पास 80,000 रुपीज क्या है मेरे पास बैलेंस है। ये आपको बात समझ में आई? तो यहां पे अकाउंट क्या बताता है कि एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड मेरा डेबिट होता है, राइट साइड मेरा क्रेडिट होता है। लेफ्ट साइड जो डेबिट होता है वो बताता है कि मैंने क्या क्या मैंने खरीदा, अगर मैं एसेट की बात करूं, और राइट साइड मेरा यहां पे बताएगा टोटल बैलेंस कितना होगा, या अगर मैंने कोई एसेट बेचा तो यहां अकाउंट बनता कैसा है, क्या क्या होता है उसके अंदर, हम सब बनाएंगे। अब जैसे मान लो ये नेहा अकाउंट है, तो नेहा अकाउंट क्या बता रहा है कि नेहा अकाउंट मैंने इतना खरीदा सामान, इतना सामान खरीदा, उसको मैंने इतना पे किया, कौन सी डेट को पे किया, और एज ऑन 31 मार्च 2022 मुझे नेहा को कितना रुपए पे करने हैं, 90 - 30 60। अब ये कैसे मालूम चलेगा कि लेफ्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा? यही तो मुझे पूरे अकाउंट से बताना है। इसलिए तो बोलता हूं अकाउंट फंडा को फॉलो किया करो, मैं आपको सारा अकाउंट में चैंपियन बना दूंगा, ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। ओके, तो यहां पे ये क्या हो गया, ये नेहा अकाउंट है, ये बताता है एज ऑन पर्टिकुलर डेट मुझे नेहा को पे करना है 60,000 रुपीज। क्लियर है? ओके सर, ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है ये भी बताओ ना।
बताता हूं। देखो डेबिट क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अकाउंट होते हैं उसके दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो ये जो लेफ्ट साइड जो होता है ना, लेफ्ट साइड, उसको मैं बोलता हूं डेबिट। लेफ्ट साइड में क्या क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ जिसको मैं बोलता हूं जनरल फोलियो नंबर एंड अमाउंट, और राइट साइड में क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। तो यहां पे ये जो लेफ्ट साइड है ना, एग्जैक्टली राइट और लेफ्ट साइड सेम है, पर लेफ्ट साइड को मैं बोलूंगा डेबिट बोलूंगा एंड राइट साइड को मैं बोलूंगा क्रेडिट बोलूंगा। तो अकाउंट के दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट। डेबिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड डेबिटो या डेबिट्रम बोलते हैं। अभी तक कंफ्यूजन है कि ये डेबिट वर्ड आया कहां से, पर बहुत लोग बोलते हैं ये डेबिट्रम से आया, कोई इटालियन वर्ड है। एंड द क्रेडिट जो वर्ड आया वो आया क्रेडिटर को। इफ द अकाउंट इज डेबिटेड एंड एंट्री विल बी पोस्टेड ऑन डेबिट साइड। अगर कोई अकाउंट डेबिट होगा, अगर व्हीकल अकाउंट डेबिट होगा तो व्हीकल अकाउंट के डेबिट में आएगा, और अगर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट होगा तो व्हीकल अकाउंट क्रेडिट में आएगा। अगर मैं आपको रॉ फॉर्मेट बताऊं तो लॉ फॉर्मेट, तो ये जो है ये पोर्शन मेरा डेबिट है, डेबिट को मैं बोलता हूं डी आर, क्या बोलता हूं, डी आर, और क्रेडिट को मैं बोलता हूं सी आर। तो हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट डेबिट और राइट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब ये मालूम कैसे चलेगा कौन सा अकाउंट डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, वो अपन धीरे धीरे जब हम जर्नल एंट्री करेंगे, फिर लेजर करेंगे, ट्रायल बैलेंस करेंगे, उससे आपको ये बाद में आपको समझ में आएगा। चलो एक काम करता हूं, मैं आपका टेस्ट लेता हूं, मुझे बताओ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसेट्स क्या होते हैं। द रिसोर्सेज हैव टू बी वैल्यूएबल, इट मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस, इट मस्ट बी एक्वायर्ड एट मेजरेबल मनी कॉस्ट, और ऑल ऑफ द अबाउ। मेरे ख्याल से आंसर ऑल ऑफ द अबाउ। एसेट्स क्या होते हैं, इट हैव टू बी वैल्यूएबल, वो एक बिजनेस का ओन होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी एक्वायर्ड एट मेजरेबल मनी कॉस्ट, मैंने कुछ पैसे देके खरीदना चाहिए। तो यहां पे ऑल ऑफ द अबाउ इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement is true? Left side of the account is called the credit, right side of the account is called, अब बताओ, मुझे बताओ, लेफ्ट साइड को डेबिट क्रेडिट बोलते हैं क्या, नहीं। राइट साइड को डेबिट बोलते हैं क्या, नहीं। लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट या ऑल ऑफ द अबाउ। मुझे बताओ आंसर क्या होगा। सर आंसर होगा सी, बिकॉज लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट। यस परफेक्ट, बिकॉज अकाउंट का लेफ्ट साइड को मैं क्या बोलता हूं, डेबिट बोलता हूं। तो आंसर क्या होगा मेरा, सी होगा। सर ये बैलेंस शीट में एसेट्स क्या होते हैं। हेलो स्टूडेंट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पर बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर ये जो लेक्चर्स है, ये जो स्लाइड्स है, ये हम कहां पे बाय कर सकते हैं। तो ये जितनी भी जो मेरी स्लाइड जो मैं यूज करता हूं अपने यूट्यूब लेक्चर्स के अंदर, आप ये बाय कर सकते हो मेरी अकाउंट फंडा ऐप के अंदर, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, या नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है सुपर प्रोफाइल का। यहां पे आप क्लिक करो और आपको जितनी भी मेरी स्लाइड्स है ना वो वहां पे मिल जाएगी एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कोस्ट। प्लस अगर आपको क्लास 11th और 12th का मेरा फुल कोर्स चाहिए, या फुल कोर्स जहां पे क्लास 11th का मेरा अराउंड 160 आवर्स का कोर्स है, 400 क्वेश्चन इस बुक के अंदर, मेरी खुद की बुक है, और ये सारे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप 160 आवर्स में मैंने समझा रखा है। प्लस जो क्लास 12th का जो कोर्स है ये आपको बुक साथ में आएगी, ऐसे 13 बुक्स आएंगी, ये ई बुक आपको मिलेगी, और इसके अंदर अराउंड मेरे 1000 क्वेश्चन है, और उन 1000 क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस है वो आपको मिल जाएंगे मेरे 240 आवर्स के क्लास 12th के लेक्चर्स में। तो वो सब ये कहां मिलेंगे, आपको मिलेंगे मेरे YouTube के ज्वाइन नाउ बटन के अंदर। तो दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा आपका अकाउंट फंडा प्रो आएगा, और एक अकाउंट फंडा प्रो 11th और 12th आएगा। अगर आप ये लेते हो तो आपको क्लास 11th का एक्सेस मिल जाएगा, 160 आवर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, और अगर आप ये लेते हो तो आपको क्लास 11 प्लस 12th के दोनों मिल जाएंगे, अराउंड 400 घंटे के लेक्चर्स प्लस अराउंड 1400 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है। और अगर आपने ये लेक्चर्स देख लिए तो आपको और कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अकाउंट्स में प्रो बन जाओगे। चलो अब हम लेक्चर की ओर बढ़े। एसेट्स अभी बताता हूं। देखो बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है। अब बैलेंस शीट क्या बताती है, एक पर्टिकुलर डेट पे अगर मैंने बैलेंस शीट बना रखी 31 मार्च 2024 को, तो उस पर्टिकुलर डेट पे मेरे पास क्या क्या एसेट्स है और क्या क्या लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटी मेरी लेफ्ट साइड में आता है और राइट साइड में एसेट्स आता है। तो एसेट्स क्या होते हैं उसको भी मैं दो में डिवाइड करता हूं, नॉन करंट और ये करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट्स क्या है, इस पर्टिकुलर डेट पे इसके पास लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, व्हीकल है, इन्वेस्टमेंट है। और करंट एसेट क्या, स्टॉक है, कैश है, बैंक है, डेटर है, एक्सेट्रा। बट अब प्रॉब्लम ये आ गई, कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा नॉन करंट है और कौन सा करंट एसेट है, अभी बताता हूं। देखो सबसे पहले तो अपने को यह जानना पड़ेगा कि ये एसेट्स क्या होते हैं। देखो एसेट्स वो होते हैं जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मैंने कोई सामान खरीदा जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। तो सपोज करो अगर मान लो मैंने एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, तो वो
मेरा क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, बिकॉज वो उसकी लाइफ कितनी है, 3 4 5 साल तो है ही, और उसको मैं फ्यूचर में बेच सकता हूं। तो लैपटॉप क्या है, मेरा एसेट है। अब मैं एक रेस्टोरेंट गया, वहां पे मैंने पार्टी कर ली, दोस्तों को पार्टी दी, 1 लाख रुपए का बिल आ गया। अब आप मुझे बताओ क्या वो मेरा एसेट है? नहीं। अरे भैया रेस्टोरेंट में गया, खाना वाना खाया, घर आ गया, तो वहां पे उस केस में मेरे पास कोई प्रॉपर्टी या कोई एक चीज क्रिएट नहीं हो रही जिसको मैं फ्यूचर में बेच सकता हूं। लैपटॉप खरीदा 1 लाख का, मैं फ्यूचर में बेच सकता हूं, बट मैं रेस्टोरेंट में 1 लाख रुपए खर्च किए, उसको मैं फ्यूचर में बेच नहीं सकता, वो तो खत्म हो गया, खाना खाया खत्म। तो वो मेरा एसेट नहीं है, वो मेरा खर्चा है। तो ध्यान रखना, एसेट वो होते हैं जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मुझे किसी से कुछ पैसे लेने हैं, सपोज करो कि मैंने एक राहुल को पैसे दे रखे हैं 2 लाख रुपए, उससे मैंने 2 साल पहले दे रखे थे, अभी तक उसने पैसे दिए नहीं, तो भैया पैसे तो आने वाले हैं ना, फ्यूचर में आएंगे, पर पैसे तो आएंगे, तो वो भी क्या हो गया, मेरा एसेट हो गया। तो व्हाट इज एसेट? एसेट इज एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द अदर इज कॉल्ड एसेट। जो भी मेरी प्रॉपर्टी है या जो मेरे पोजेशन में है, इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द अदर इज कॉल्ड एसेट। तो अगर मैं एग्जांपल बताऊं, आपका मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब मेरे एसेट्स है, क्योंकि इसको मैं फ्यूचर में बेच सकता हूं, लाइफ 1 साल से ज्यादा है, और वो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो रेस्टोरेंट का बिल वो मेरा एक्सपेंडिचर है, एसेट नहीं है। मैं ट्रैवलिंग गया फ्लाइट से, खर्चा किया 50,000 का, वो भी मेरा एक्सपेंस है, मेरा एसेट नहीं है, बिकॉज उसको मैं फ्यूचर में बेच नहीं सकता। क्लियर है? अब बात यह आ गई कि जो बैलेंस शीट होती है, इसके यहां पे 2 पार्ट है एसेट के, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो सर हमें कैसे मालूम चलेगा कौन सा करंट एसेट्स है और कौन सा नॉन करंट एसेट्स है? हाँ, यही मुझे आपको बताना है कि हमें कैसे डिफाइन करेंगे कि एक एसेट नॉन करंट है, करंट है। तो देखो एसेट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है करंट और एक होता है नॉन करंट। पहले अपन नॉन करंट पे आते हैं। नॉन करंट एसेट वो होते हैं जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल के ज्यादा बाद मिलने वाला है, जैसे कि हो गया लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इन सब की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, और ये कैश में मुझे अभी अगले 1 साल के अंदर बेचना नहीं है। मैंने लैपटॉप खरीदा, 4-5 साल चलेगा, मुझे नहीं बेचना 1 साल के अंदर। मैंने बिल्डिंग खरीदी, मुझे उसको 10 साल बाद बेचना है, अगले 1 साल में मुझे अगर कोई चीज नहीं बेचनी है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट हो जाएगा, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा। इट हेल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट टू फेवर बिजनेस। मैंने रिलायंस का शेयर ले लिया, मुझे इसको 10 साल बेचना ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन करंट। जो अगले 1 साल में नहीं बेचना, वो मेरा नॉन करंट हो जाएगा। विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट विद द पर्पस टू रीसेल। अगर मैंने कोई एसेट खरीदा जिसका मुझे अभी इसको बेचना नहीं है, हमेशा अपने पास रखना है, तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट हो जाएगा। एग्जांपल हो गया लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया, गुडविल हो गया, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सारी जो चीजें हैं ये मुझे अगले 1 साल तक नहीं बेचनी है। तो जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो, उस दिन आपको डिसाइड करना है क्या आपको ये अगले 1 साल के अंदर बेचनी है, नहीं बेचनी है। अगर उसको अगले 1 साल तक आपको नहीं बेचनी है, तो वो मेरा नॉन करंट एसेट्स में मेरा आएगा। अब दूसरा, नॉन करंट एसेट भी 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल्स क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो मुझे दिखाई देते हैं, जो मैं टच कर सकता हूं, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। तो टेंजिबल दो है व्हिच कैन बी सीन एंड टच, व्हिच हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे कि देखो मैंने लैंड है, तो लैंड को मैं टच कर सकता हूं, बिल्डिंग को मैं टच कर सकता हूं, व्हीकल को मैं टच कर सकता हूं। हाँ, तो जिस चीज को मैं टच कर सकता हूं, फील कर सकता हूं, वो मेरा क्या हो जाता है, टेंजिबल। तो लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, कंप्यूटर, फर्नीचर और मशीनरी, ये मेरा हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स के अंदर मेरा टेंजिबल हो जाएगा। अब इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते। एसेट दिखाई नहीं दे सर, मतलब सर कोई मिस्टर इंडिया का गैजेट पहन रखा है क्या उसने? अरे मतलब मिस्टर इंडिया वाला गैजेट वाला एसेट नहीं, बट यस ये वाले एसेट मुझे दिखाई नहीं देते। मिस्टर इंडिया में तो फिर भी वो लाल रोशनी में दिखाई देता था, पर यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट लाल रोशनी में भी दिखाई नहीं देते। मतलब ये एसेट दिखाई नहीं देते, आप इसको सिर्फ फील कर सकते हो। इनटेंजिबल दो व्हिच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, वैल्यू ऑफ इज बेस्ड ऑन द बेनिफिट एंड फैसिलिटी अवेलेबल। सर ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो कि दिखाई नहीं दे? सिंपल सा एग्जांपल
देता हूं कंपनी की ब्रांड वैल्यू। तो अगर ये पेन है तो ये पेन जो है यहां पे अगर मैं एक ब्रांड लिख दूं, कैमलिन लिख दूं, डॉम्स लिख दूं, अप्सरा लिख दूं, तो यहां पे आप झट से खरीद लोगे क्योंकि इस पेन की वैल्यू उसके ब्रांड से बनती है। आप एप्पल का फोन झट से खरीद लेते हो क्योंकि एक कंपनी की ब्रांड की वैल्यू है। तो जो ब्रांड की जो वैल्यू होती है, गुडविल होती है, रेपुटेशन होती है, वो क्या कहलाती है? मेरी इनटेंजिबल एसेट। उसको मैं टच नहीं कर सकता हूं। अरे रैपर को टच कर सकता हूं पर इनटेंजिबल एसेट एक मेरे माइंड में है। मेरे माइंड में है कि एप्पल का अच्छा प्रोडक्ट होता है, वीवो का अच्छा प्रोडक्ट होता है, कैडबरी अच्छी चीज बनाती है, ये मेरे माइंड के अंदर है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? इनटेंजिबल एसेट। कॉपीराइट, मैंने एक बुक बनाई और बुक का राइट मेरे पास है, तो अगर किसी को बुक पब्लिश करनी है तो उसको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो कॉपीराइट हो जाएगा। वो भी क्या हो गया? मेरा इनटेंजिबल एसेट हो जाएगा। इसको मैं टच नहीं कर सकता हूं बट इसको मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूं, तो वो मेरा इंटेंजिबल है। जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया और पेटेंट हो गया, ये सब क्या हो गए? मेरे इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। अब हम पहुंचेंगे ये करंट एसेट्स क्या होते हैं। करंट देखो, नॉन करंट क्या होता है? जिनका बेनिफिट एक साल में ज्यादा मिलने वाला है। करंट एसेट वो होते हैं जो अगले एक साल में मैं कैश में कन्वर्ट करने वाला हूं। मतलब नॉन करंट तो बता चुका, ये सब मेरे जो मैं अगले एक साल के बाद बेचने वाला हूं। करंट एसेट वो होते हैं जिसको अगले एक साल के अंदर मुझे कैश में या रोकड़े में कन्वर्ट करना है, वो मेरे करंट एसेट्स हो गए। जैसे कि देखो क्या लिखा हुआ है, बेनिफिट एक्यूड लेस देन 1 ईयर विच द मैनेजमेंट वांट टू कन्वर्ट इनटू द कैश within the 1 year and which are meant for the sale। देखो अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके नोट ये बाय भी कर सकते हो। चलो, तो यहां पे करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिनकी लाइफ एक साल से कम होती है। मतलब मैंने जैसे कैश है तो कैश तो वैसे कन्वर्ट हुआ है, बैंक बैलेंस है वो भी करंट एसेट्स है, मेरे पास मेरी दुकान पे सामान पड़ा हुआ है, तो यार मेरी दुकान पे सामान 2 महीने 3 महीने में बिक जाएगा, तो वो भी क्या हो गया? मेरा करंट एसेट्स हो गया। यहां पे मेरे पास मैंने किसी को सामान बेचा, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो क्या हुआ? पैसे 2 महीने 3 महीने में दे देगा, तो डेटर जो होगा वो भी मेरा क्या होता है? करंट एसेट्स होता है। तो कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, रिलायंस के अंदर मुझे अगले 3 महीने बेचना है, तो वो करंट एसेट्स हो गया। डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, मेरी जो दुकान पे सामान पड़ा हुआ है, मैं ये एज्यूम करता हूं कि अगले 12 महीने के अंदर मैं उसको बेच दूंगा। तो यहां पे आपको मैंने एसेट के 2 पार्ट बता दिए, एक होता है करंट और एक होता है नॉन करंट। अब मैं क्या बताता हूं आपको, एक टेस्ट करवाता हूं, देखता हूं कि आपसे होता है क्या। कैश क्या होता है? हमेशा करंट होता है भैया। कैश जो कैश करंट एसेट है वो कैश में कन्वर्ट हुआ है। बिल्डिंग नॉन करंट, 1 साल के बाद ही तो बेचूंगा। फर्नीचर भी नॉन करंट, 5-6 साल के बाद बेचूंगा। डेटर हमेशा करंट। डेटर वो होता है जब मैं कोई सामान बेचता हूं और उससे मुझे पैसे नहीं आए तो उसको मैं डेटर बोलता हूं, और डेटर हमेशा क्या होता है? मेरा करंट एसेट्स होता है। बैंक बैलेंस करंट हमेशा, बैंक मतलब क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो वो करंट होता है। व्हीकल मेरा नॉन करंट होगा क्योंकि व्हीकल को मैं 2 या 3 साल के बाद ही बेचने वाला हूं। क्लियर है? तो आपको करंट और नॉन करंट एसेट में डिफरेंस समझ में आ गया। चलो सर, ये जो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज होती है इसका क्या मतलब होता है? लायबिलिटीज, देखो लायबिलिटीज का मतलब होता है जो अमाउंट मुझे किसी को पे करना है वो मेरी लायबिलिटी होती है। सपोज करो एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है 6 लाख रुपए पूरे साल भर की, और मैंने अभी उसको इस साल सिर्फ 4 लाख रुपए दिया। मतलब सैलरी है 6 लाख रुपए, मैंने 4 लाख रुपए दिए, तो 2 लाख रुपए जो मैंने उसको अभी नहीं दिए, जो मैं फ्यूचर में उसको देने वाला हूं, तो वो क्या हो गई? मेरी लायबिलिटी हो गई, क्योंकि लीगली वो अमाउंट अब मेरा वो ड्यू है। तो लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है any amount owned payable by the business to the other is called a liability। तो अगर आप सपोज करो ये जो कंपनी है रिलायबल पेन लिमिटेड, उसका अगर मैं 31 मार्च 2022 को मैंने बैलेंस शीट बनाई तो उसके लेफ्ट साइड लायबिलिटी होती है, राइट साइड एसेट होता है। बट ऑब्वियस बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड एसेट होता है। तो यहां पे ये रिलायबल पेन लिमिटेड को इस पर्टिकुलर डेट पे उसको पे करना है अपने मालिक को 2 लाख रुपए। नॉन करंट लायबिलिटी है, 5 लाख रुपए का लोन है, क्रेडिटर को पे करना है, सैलरी पे करना है, एक्सेट्रा। तो 10 लाख रुपए टोटल उसको पे करने हैं। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि जो रिलायबल पेन
लिमिटेड है उसकी जो लायबिलिटी है वो दो टाइप की लायबिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है। एक दिखा रहा है इंटरनल लायबिलिटी और एक दिखा रहा है एक्सटर्नल। अब इन दोनों में फर्क क्या है? बड़ा सिंपल सा फर्क है। देखो जो लायबिलिटीज होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है? देखो इंटरनल लायबिलिटी वो होता है लायबिलिटी टुवर्ड द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द इंटरनल लायबिलिटी। मतलब जो भी मुझे पैसा मुझे मेरे मालिक को देना है वो मेरी इंटरनल लायबिलिटी। अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। तो रिलायंस को जो भी पैसा अपने मालिक मतलब मुकेश अंबानी जी को पे करना है तो वो क्या हो जाती है? रिलायंस के लिए इंटरनल लायबिलिटी। तो एनी लायबिलिटी टुवर्ड द ओनर ऑफ द कंपनी और अ फर्म इज कॉल्ड द इंटरनल लायबिलिटी, जिसको मैं नाम देता हूं कैपिटल अकाउंट। क्या नाम देता हूं? कैपिटल अकाउंट। तो सपोज करो एक मिस्टर पर्सन है राहुल, उसने बिजनेस स्टार्ट किया रिलायबल पेन लिमिटेड और उसने बिजनेस में 4 लाख रुपए लगाए। तो मैं हूं बिजनेस, मेरे पास 4 लाख रुपए आए। वो अगर मैं हूं बिजनेस रिलायबल पेन लिमिटेड, मेरे बिजनेस में 4 लाख रुपए किसने लगाए? मालिक ने लगाए। तो कल अगर मालिक को छोड़ के जाना है बिजनेस को तो मुझे उसको 4 लाख रुपए फ्यूचर में देने हैं वापस। तो मैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर मैं अपनी बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी दिखाऊंगा कि मुझे राहुल को 4 लाख रुपए पे करना है। तो अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं यहां पे लिखूंगा राहुल, और जो भी राहुल है वो मेरा मालिक है। राहुल कौन है? मेरा मालिक है। और जो मालिक होता है उसको मैं नाम देता हूं कैपिटल अकाउंट। क्या नाम देता हूं? कैपिटल अकाउंट। तो ये मेरी इंटरनल लायबिलिटी है। 4 लाख रुपए राहुल लाया, मेरे पास कैश कितना आया? 4 लाख रुपए आया। मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, मेरे पास 4 लाख रुपए कैश आया और वो 4 लाख रुपए मेरे मालिक ने मुझे दिए हैं। तो जो मेरी मालिक के प्रति लायबिलिटी होती है वो होती है मेरी इंटरनल लायबिलिटी। क्लियर है? उसके बाद मेरी कंपनी ने 3 लाख रुपए का बैंक से लोन भी लिया। 4 लाख तो मेरा मालिक लाया, 3 लाख इस कंपनी ने एक लोन भी लिया बैंक से। तो यहां पे बैंक के पास उसके पास कैश कितना आ गया? 7 लाख रुपए। तो यहां पे 4 लाख रुपए तो राहुल लाया। तो जो राहुल लाया वो मेरी होती है इंटरनल लायबिलिटी, और जो 3 लाख रुपए जो लाया वो है मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर क्यों एक्सटर्नल लायबिलिटी क्यों है? बिकॉज मेरे पास 7 लाख रुपए आए, 4 लाख मेरा मालिक लाया, तो मालिक को जो पे करना है फ्यूचर में वो मेरी इंटरनल लायबिलिटी। और मालिक के अलावा जिसको पे करना है, बैंक को भी तो पे करना है। बैंक ने फ्री में तो नहीं दिया होगा, मुझे उसको पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो जो मुझे बैंक को वापस पे करना है 3 लाख रुपए, वो मेरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा पर्सन मालिक है, कौन सा पर्सन मालिक नहीं है? सिंपल सी बात है, जो पर्सन के पास रिस्क है, अगर इस बिजनेस को कल फायदा होता है 1 करोड़ का, तो पूरे का पूरा फायदा किसका? 1 करोड़ का। वो सिर्फ और सिर्फ मालिक को मिलेगा। पूरा का पूरा 1 करोड़ का फायदा इसको कुछ नहीं मिलेगा। बैंक को तो सिर्फ ये 3 लाख रुपए वापस मिलेंगे। पर कल बिजनेस को फायदा होता है 1 करोड़ का पूरा फायदा 1 करोड़ का। कल रिलायंस को फायदा होता है 10 करोड़ का पूरा फायदा उनके मालिक मुकेश अंबानी जी का। क्लियर है? तो वो होती है इंटरनल लायबिलिटी। अब यहां पे अगर बिजनेस को नुकसान हुआ 15 लाख का, तो पूरा का पूरा नुकसान किसका? राहुल का। मतलब जो भी जिस पर्सन को फायदा या नुकसान मिलता है वो मेरा मालिक हो जाता है। अब यहां पे राहुल ही मालिक है। बैंक को तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन जो भी लोन है वो मिलेगा। बैंक को 3 लाख पे 10% इंटरेस्ट 30,000 रुपए मिलेगा। तो ये मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। क्लियर है? अब एक्सटर्नल लायबिलिटी भी 2 टाइप की होती है। यस, इंटरनल लायबिलिटी नहीं, देखो लायबिलिटी होती है 2 टाइप की, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी भी 2 टाइप की होती है। एक होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। ये करंट और नॉन करंट क्या होता है? पहले मैं नॉन करंट आपको बताता हूं। विच इज पेबल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। अगर कोई भी अमाउंट मुझे 1 साल के अंदर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट पे करनी है, 1 साल के बाद जो पे करनी है वो मेरी हो जाती है नॉन करंट लायबिलिटी। क्या लिखा हुआ है? विच इज पेबल
आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट तो वो नॉन करंट। एग्जाम्पल बताता हूं, देखो एग्जाम्पल मैं बताता हूं। सपोज करो मैंने एक लोन लिया 20 लाख रुपए का। कितने का लोन लिया? 20 लाख रुपए का। मैंने लोन लिया 1423 को लोन लिया। अब मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने बैंक को बोला यार ये लोन वापस कब करूं? बैंक ने कहा ये लोन जो है वो आप वापस करो 31 मार्च 2029 को वापस करो। अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, ये मेरा एसेट साइड, ये मेरा लायबिलिटी साइड, तो मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। अब मैं ये बैलेंस शीट कब बना रहा हूँ? 31 मार्च 2024 को बना रहा हूँ, 31 मार्च 2024 को। तो यहाँ पे इस डेट पे अगले 1 साल के अंदर क्या मुझे कुछ पे करना है क्या? नहीं। अगले 1 साल के अंदर मैंने लोन लिया 20 लाख का, 1 अप्रैल 2023 को लिया, और यहाँ पे इस डेट पे अगले 1 साल के अंदर मुझे कुछ पे करना है क्या? नहीं, अगले 1 साल में कुछ पे नहीं करना, 1 साल के बाद पे करना है 29 को। 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट बना रहा हूं, क्या मुझे 31 मार्च 2025 तक कुछ पे करना है? मुझे कुछ पे नहीं करना। तो उस केस में अगले 1 साल तक मुझे कुछ पे नहीं करना, 1 साल के बाद पे करना है। तो ये मेरी नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा 20 लाख रुपए। समझ में आया? 20 लाख रुपए कहां आ जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी, बिकॉज अगले 1 साल के अंदर मुझे उसको कुछ पे नहीं करना। क्लियर है? तो अगर कोई भी चीज मुझे अगले 1 साल के अंदर, अगर मैंने ये बैलेंस शीट बना रखी है रिलायबल पेन लिमिटेड की 2022 को, तो अगर कोई भी अमाउंट मुझे अगले 1 साल 31 मार्च 2023 तक कुछ भी पे नहीं करना, तो वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी हो जाती है। मतलब ये जो लोन है 5 लाख का, ये मुझे अगले 1 साल के बाद पे करना है। क्लियर है? अब ये करंट लायबिलिटी क्या होती है? जो पैसा मुझे अगले 1 साल के अंदर पे करना है वो मेरी करंट लायबिलिटी हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, सुनो। विच इज पेबल विथिन 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो मैंने लोन लिया 20 लाख का, ठीक है ना? मैंने लोन लिया 1 अप्रैल 2023 को लिया, ठीक है ना? अब उसका जो पेमेंट है, जो पेमेंट शेड्यूल है, बैंक ने, मैंने बैंक को बोला आपको पेमेंट कैसे दूं? तो बैंक ने कहा एक काम करो, 5 लाख का जो पेमेंट है वो मुझे करो आप 31 मार्च 2025 को करो, और जो 15 लाख का जो पेमेंट है वो मुझे आप करो 31 मार्च 2029 को। मतलब मैंने बैंक से लोन लिया 20 लाख का, बैंक ने कहा जो 5 लाख का जो पहला इंस्टॉलमेंट है 5 लाख का, आप मुझे 31 मार्च 2025 को पे करो, और उस बाकी के 15 लाख आप 31 मार्च 2029 को पे करो। तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उस केस के अंदर मेरी नॉन करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? देखो, और मेरी करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी मुझे बताओ। 1 मिनट। मैं बैलेंस शीट कब बना रहा हूं? मैं 31 मार्च 2024 को बना रहा हूं। कब बना रहा हूं? 31 मार्च 2024 को। चलो मैं एकदम क्लियरली लिख देता हूं, बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 को। अब मुझे बताओ कि जब मैं बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 को बनाऊंगा तो अगले 1 साल के अंदर मुझे कुछ पे करना है क्या? हाँ, अगले 1 साल के अंदर मुझे ये 5 लाख रुपए पे करने हैं। अगले जिस दिन मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं उस दिन क्या अगले 1 साल में कुछ पेमेंट करना है? हाँ, अगले 1 साल में मुझे 5 लाख रुपए पे करने हैं, तो वो मेरी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। मैंने जो बैंक से लोन लिया है मुझे 5 लाख रुपए पे करने हैं, तो वो मेरी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। और 1 साल के बाद क्या पे करना है? 1 साल के बाद मुझे 15 लाख रुपए पे करने हैं, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी 15 लाख रुपए। क्लियर है? नहीं क्लियर है? मतलब सिंपल सा फंडा है, अगर मुझे कोई पैसा अगले 1 साल के अंदर पे करना है तो वो मेरी करंट लायबिलिटी, और 1 साल के बाद पे करना है तो वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है? अगर इसी केस को थोड़ा सा मैं आगे बनाता हूं, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा 31 मार्च 2028 को, 28 को, क्लियर है? तब मुझे बताओ
इस दिन जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, 2 साल बाद जब बैलेंस शीट बनाऊंगा 28 को, उस दिन मुझे बताओ कि ये जो मेरा जो लोन जो 15 लाख का ड्यू है, ये कब है? 31 मार्च 2029 को ड्यू है, मतलब अगले 1 साल के अंदर ड्यू है। तो जो मेरा जो लोन ड्यू है, बैंक जो लोन ड्यू है, वो मेरी करंट लायबिलिटी में जाएगा, करंट लायबिलिटी में जाएगा। सर क्यों करंट लायबिलिटी में क्यों जाएगा? अरे भैया, इस दिन पे आपको डिसाइड करना है क्या मुझे अगले 1 साल के अंदर कुछ पे करना है। हाँ, 31 मार्च 2028 का 1 साल होता, 31 मार्च 2029 तक, 31 मार्च 2029 तक मुझे पे करना है 15 लाख रुपए। तो अब ये मेरी करंट लायबिलिटी बन जाएगा। तो करंट लायबिलिटी जो मुझे अगले 12 महीने पेमेंट करना है, नॉन करंट लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद पे करना है। तो करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स क्या होते हैं? क्रेडिटर हमेशा करंट लायबिलिटी, बिकॉज जो मैं सामान खरीदता हूं वो मुझे पेमेंट अगले 2-3 महीने में करना ही होता है। शॉर्ट टर्म लोन 12 महीने से पहले का लोन। आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने किसी को सैलरी 6 लाख थी, 4 लाख की दी, 2 लाख रुपए देना ही तो है ना, तो वो मेरी करंट लायबिलिटी, तो ये मेरी हो जाएगी करंट लायबिलिटी। चलो एक काम करता हूं, मैं आपको एक टेस्ट लेता हूं, क्या है मुझे बताओ। क्रेडिटर हमेशा करंट लायबिलिटी होता है भाई साहब। क्रेडिटर मतलब होता है मैं ये पेन बनाता हूं, तो पेन बनाने का मैंने सामान खरीदा, उसको पेमेंट देना है, पेमेंट 1 महीने 2 महीने में दे दूंगा दुकानदार को, तो वो हमेशा करंट होगा। डिबेंचर हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। कोई भी कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म, वो हमेशा 4-5 साल के लिए, डिबेंचर हमेशा 5 साल के लिए मिनिमम वो यूज होता है, तो वो हमेशा नॉन करंट ही होती है जब तक उसका ड्यू डेट नहीं आती है। सैलरी पेबल हमेशा करंट। अरे यार मुझे किसी को सैलरी पे करनी है, उसने यार मेरे यहाँ पे काम किया, तो सैलरी तो मुझे आज ही पे कर दे देनी चाहिए ना, वो तो मेरे पास पैसे नहीं इसलिए पे नहीं किया, पर लीगली तो ड्यू आज हो चुका है, लीगली ड्यू हो गया ना, तो वो करंट लायबिलिटी है। लोन पेबल आफ्टर 1 ईयर नॉन करंट, लोन पेबल विद इन 1 ईयर करंट। और ओनर का जो कैपिटल है वो करंट भी नहीं है, नॉन करंट भी नहीं है, वो कैपिटल है। जो ओनर का पैसा होता है, जो मालिक का पैसा होता है, वो कहां जाएगा? मेरा कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। तो क्लियर है व्हाट इज लायबिलिटी, जो मुझे अमाउंट पे करना है, अगर मुझे अमाउंट पे करना है, मेरे मालिक को पे करना है, तो वो हो जाती है मेरा कैपिटल, और जिसको मैं इंटरनल लायबिलिटी बोलता हूं। अगर मालिक के अलावा किसी को पे करना है तो वो हो जाती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल भी 2 टाइप की होती है, ये करंट और नॉन करंट। करंट जो मुझे अगले 1 साल के अंदर पे करना है, नॉन करंट जो मुझे 1 साल के बाद पे करना है, वो मेरी हो जाती है नॉन करंट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।